Hello students, how are you? In our previous class we completed our topic that was Dalton's atomic theory, and then we discussed about the Avogadro law, Avogadro hypothesis, and the modifications of Dalton's atomic theory. Okay, now our today's topic is atomic mass. Atomic mass. Atomic mass किसे बोलते हैं, होता क्या है? सिंपली अपन बोल सकते हैं कि एटम के अंदर जो मास होता है वो कहलाता है उसका एटॉमिक मास, लेकिन जितना इजी बोला उतना इजी ये नहीं है। एटम इज ए वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर। एटम जो है वो बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसका मास बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए उसका वेट करना जो फिजिकल बैलेंसिंग है, यानी कि अपन ने किसी वेट मशीन पे रख दिया या किसी जो बैलेंसिंग है फिजिकल बैलेंस, उससे अपन ने भाई इधर एटम रख दिया, इधर 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे कोई वेट रख के कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एटम बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है। उसका मास जो है बहुत ज़्यादा माइन्यूट फॉर्म में रहता है। 10⁻⁻20 इस रेंज के अंदर ये चलता है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट फिजिकल बैलेंसिंग से मेज़र करना ज़रूरी नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए जो एटॉमिक मास है इसे मेज़र किया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में इसको मेज़र करते हैं। हम रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है? रिलेशन बनाते हुए जो एटॉमिक मास अपन मेज़र करते हैं, क्या करते हैं अपन? रिलेशन बनाते हुए। इसका जैसे एक सिंपल सी बात करें, अपनी मार्केट में अपन जाते हैं तो जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं जो रोड पे बैठते हैं, अगर आपने उनको देखा होगा तो उनके पास कुछ स्टोन्स होते हैं, कुछ स्टोन रहते हैं। अगर आपने उनको गौर से आपने देखा है तो एक्चुअल बैलेंस की जगह वो क्या यूज कर रहे होते हैं? स्टोन। अपन कई बार उनसे लड़ाई भी करते हैं, हमें क्या पता दादी ये 1 किलोग्राम का है, कितने का है, होता है ना। तो वो वहां पर वो उस स्टोन से मेजर जो कर रहे हैं वो एक तरीके से उनका क्या है? रिलेटिव। वो बोलते हैं बोला हमें पता है, बोले ये हमने घर पे मेजर किया हुआ है इस वेट को, बोले 1 किलोग्राम से ऊपर ही होगा, ये कम नहीं होगा। तो वो किस चीज को यूज कर रहे हैं? रिलेटिव कॉन्सेप्ट को। या एक और अपन बात करें, जैसे अपन हमारी डेली लाइफ में अपन बात करें, मान लीजिए मम्मी ने आपको कहा कि मार्केट से जो है शुगर लेके आओ। शुगर आपको लेके आनी है, मम्मी ने कहा कि भैया आपको लेकर आनी है 5 किलोग्राम। आपके लिए मान लो गोंद के लड्डू बना रही है मम्मी, ठीक है। आप रह गए मेरे जैसे, कानों में ईयर पीस लगाया और मार्केट में घूम रहे हैं, वो वाले। मेरी तारीफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया नहीं मम्मी ने कितना कहा, और आप उठा लाए इतना। अब घर में मम्मी के सामने ला कर रखा और आप सोच रहे मम्मी आपकी तारीफ करेगी कि बेटा तू इतना वेट मार्केट से लेके आया। उल्टा वहां तो अपने को डांट सुनने को स्टार्ट हो गया, नालायक तेरे को क्या कहा था, क्या कहा था। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो पापा ने कहा बोला अब इसको डांटने से तो क्या मतलब, एक काम करो आधा निकाल लो। तो अब आधा कैसे निकाले? ये तो पॉसिबल नहीं है कि शुगर के एक दाना इधर उठाकर एक दाना इधर उठाकर ऐसे कर ले। तो क्या किया, घर पर पापा ने पुरानी कोई जो बैलेंस जो थी, लकड़ी की आती थी ना, तराजू जिसको अपन बोलते हैं, वो इन्होंने लिए। ओके, पहले चेक कर लिया, बोला हाँ सही है, क्या सही है। अब उन्होंने शुगर यहां डाली और यहां डाली, दोनों को बैलेंस कर लिया। दोनों को क्या किया? बैलेंस कर दिया। तो डेफिनेटली जब पूरी शुगर आ जाएगी, दोनों बैलेंस्ड है, तो एक साइड में कितना है? दोनों में 5 किलोग्राम, दूसरी साइड में भी कितना है? 5 किलोग्राम। तो क्या यहां उन्होंने रियल वेट काम में लिया? नो, नहीं लिया ना। रिलेशन मेथड से उन्होंने इसको सॉल्व किया। अच्छा, ये मान लो
मम्मी ने कहा कि 2 किलोग्राम शुगर ही चाहिए थी मेरे को, या मम्मी ने ये मूड कर लिया कि भैया एक काम कर, तो 2 किलोग्राम अलग निकाल दो जिसका यूज मैं आपके लिए लड्डू जो पापा के लिए बोलूँ उसके लिए कर लूँ। पापा के सामने बड़ी अजीब अलग प्रॉब्लम आ गई, बोला अब क्या करूँ, 5 का तो कर लिया। पापा ने अपना माइंड और यूज किया। उन्होंने क्या किया, जो 2 और 3 डेज पहले मान लो वो 1 किलोग्राम जो है वो मार्केट से दाल लेके आए थे, उन्होंने वहां रखा और उसके बराबर 2 टाइम शुगर मेजर कर दी। तो एक टाइम किया तो 1 किलोग्राम, दूसरी बार किया तो 1 किलोग्राम, तो टोटल कितनी हो गई, दैट इज 2 किलोग्राम। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। क्या यहां पर भी उन्होंने रियल वेट काम में लिया, मतलब मार्केट से स्टैंडर्ड वेट थोड़ी लेके आए, इसके रिलेशन में उन्होंने मेजर किया। ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मास कॉन्सेप्ट। एटम के लिए यूज करते हैं अपन, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट। अब यहां तो फिजिकल बैलेंसिंग थी, इसमें क्या किया जाए, यहां इस रिलेटिव मास कॉन्सेप्ट में कुछ एटम्स को, कुछ एटम के मासेस को आर्बिटरी यानी कि अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से हमने स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर माना, जिसमें सबसे पहले अपन ने यूज किया हाइड्रोजन एटम को, फिर उसके बाद यूज किया अपन ने ऑक्सीजन एटम को स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर, और फिर आज के टाइम पर जो अपन ने किया वो किया C12 एटम को। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले किसको लिया गया, हाइड्रोजन को एज ए यूनिट यूज किया गया, उसके बाद ऑक्सीजन को, और उसके बाद C12 को, और उसमें भी ऑक्सीजन के 16 को। ऑक्सीजन के 2 आइसोटॉप होते हैं, 16 18, उसमें 16 वाले की बात है। तो हाइड्रोजन का जो एटम है उसका मास 1 AMU, या जिसको अपन बोलते हैं 1U माना गया है स्टार्टिंग में। AMU एटॉमिक मास यूनिट, या U यूनिफाइड मास। U मीन्स यूनिफाइड मास और AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU या 1U माना गया। उसके बाद ऑक्सीजन को जब लिया गया तो उसमें यह कहा गया कि जो 1/16 ऑफ O16, जो ऑक्सीजन का जो 16 आइसोटॉप है, O16 जो आइसोटॉप है उसका 1/16 जो है उसे 1 AMU या 1U माना गया। ओके, आज के टाइम पर जो मॉडर्न जो टाइम पर बात करें, IUPAC ने 1961 में C12 को स्टैंडर्ड यूनिट माना, और उन्होंने ये कहा कि 1/12 ऑफ C12 एटम, C12 एटम का 1/12, C12 एटम का 1/12 जो है वो कितना माना जाता है, 1 AMU या 1U माना गया। यानी कि इसे आज के टाइम पर क्या मानते हैं अपन, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। क्या माना गया इसे, एटॉमिक मास की स्टैंडर्ड यूनिट अपन मानते। इसके रेस्पेक्ट में बाकी एटम्स की एटॉमिक मासेस को मेजर किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास ऑफ एटम एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक, किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास, उसके मास का वो जो C12 का 1/12 है उससे कितने टाइम हैवियर है, उससे कितने टाइम हैवियर है उससे दिया जाता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ टाइम्स ए एटम ऑफ an atom of element is heavier than 1/12, is heavier than 1/12 of mass of C12 atom is known as its atomic mass। C12 के 1/12 के मुकाबले किसी भी एटम एलिमेंट के एटम कितना टाइम हैवियर है वो दिया, जब वो कहलाता है उसका एटॉमिक मास। और इसका फॉर्मूला जो होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ एन एटम, mass of an atom divided by
1/12 ऑफ C12 एटम, 1/12 ऑफ C12 एटम। गॉट इट? तो ये होता है एटॉमिक मास। गॉट इट? या रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको अपन बोलते हैं। चलिए अब इसके बाद बात की जाती है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज, अच्छा ध्यान रखना, एटॉमिक मास बोल दो या एटॉमिक वेट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट एक ही मीन्स होता है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, मास नंबर अलग चीज है। 3 टर्म है जो अपन एटम के मास से रिलेट करते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, वो दोनों तो एक ही है जो अभी अपन ने डिस्कस किया। थर्ड होता है मास नंबर। मास नंबर मीन्स होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो कहलाता है उसका मास नंबर। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपन एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास किसे बोलते हैं? नेचर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आइसोटॉप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं? आइसोटॉप्स की फॉर्म में। जैसे अपन एग्जांपल लें, क्लोरीन है Cl, अब ये नेचर में 35 में मिलता है और 37 में मिलता है। हाइड्रोजन है वो 1H1 भी है, 1H2 भी है जिसको प्रोटियम दैट इज ड्यूटेरियम, और 1H3 भी है। कार्बन है वो 12 की फॉर्म में भी है और 14 की फॉर्म में भी है। तो यहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं? आइसोटॉप्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो फिर उनका एटॉमिक मास क्या माना जाए? 35 माने, 37 माने, 1 2 3 क्या माने, या 12 माने या 14 माने? ठीक है, तो ये एक कंट्रोवर्सी यहां पर क्रिएट हुई थी आइसोटॉप्स की डिस्कवरी के बाद। तो फिर बाद में ये कहा गया कि इनके लिए, जिनके लिए जो आइसोटॉप्स हैं, जिनके लिए डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, ऐसे एटम्स के लिए इनका जो एटॉमिक मास होता है वो इनके एवरेज, जितने भी आइसोटॉप्स हैं उन सभी के एवरेज से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? एवरेज से यहां पर दिया जाता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? और उसके लिए इसका सीधा सा फॉर्मूला जो बनता है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास जो है उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला दिया जाता है A इंटू एन प्लस बी इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। A इंटू एन, बी इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अब यहां पर ये किसके लिए? जब दो ही आइसोटॉप हो, किसी के भी 2 आइसोटॉप हो तब ये। 3 अगर हो तो फिर क्या होगा? A इंटू एन, सॉरी A इंटू एक्स, एन ही एक्स, बी इंटू वाई, फिर आ जाएगा C इंटू जेड, और यहां पर जुड़ जाएगा Z, जितने भी आइसोटॉप्स हैं। अब यहां पर A और B क्या है और X एंड Y क्या है? A और B है उनके मासेस, जो आइसोटॉप्स हैं उनके मासेस, यानी कि दीज आर masses of isotopes, these are masses of isotopes, got it? understand? और जो x and y है these are ratio, that is ratio of isotopes, वो नेचर में किस रेशियो के अंदर मौजूद है? रेशियो ऑफ isotopes, got it? अंडरस्टैंड? क्लियर? अगर यहां पर परसेंटेज अगर यूज किया जाए, क्या यूज किया जाए? परसेंटेज अगर यूज किया जाए तो फिर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वैसे हालांकि फॉर्मूला एक ही तैयार रखो, रेशियो को अपन परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई मान लो जैसे आपको ये कहा गया 3:4, तब तो आ गया सीधा। लेकिन मान लो अपने को ये कहा गया कि 25% और 75%, तो अपन आराम से जानते हो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर दो, या सिंपली दोनों का वैसे निकाल लो, सिंपल फ्रैक्शन में निकाल दो। तो 5 से कट करोगे तो 5,
15, इतना ही तो आएगा। 1:3, तो रेशो कितना आ गया? 1:3। ये भी कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर फॉर्मूला कंसिडर करना चाहें तो उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू A इंटू N प्लस B इंटू M डिवाइडेड बाय 100। A इंटू N, B इंटू M मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, जहां पर वही A एंड B तो क्या है उनके मासेस ऑफ आइसोटॉप्स। ओके, और जो B, N और M है ये क्या है? दीज आर परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स। तो यहां पर टोटल करने की जब दोनों का कुल मिला के 100% तो होगा, तो इसमें तो अपन ने रेशियो को अटैच किया था। यहां पर अपने को पता है कि भाई दोनों जुड़ेंगे तो कितना रहेगा? 100, उससे ऊपर जा नहीं सकता। भाई अगर एक 75 है तो दूसरा 25 होगा, दोनों का सम कितना होगा? 100। यहाँ रेशियो अलग अलग हो सकता है, 1:2 हो, 2:3 हो, 4:5 हो, तो फिर उसके लिए यहाँ पर किया जाता है। तो किसी भी फॉर्मूले का अपन यूज कर सकते हैं। गॉट इट? अब जैसे एक न्यूमेरिकल है जिसके थ्रू अपन इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए अपने को फॉर्मूला जो एटॉमिक मास अपने को निकालना है क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का अपन को एटॉमिक मास निकालना है। अपने को परसेंटेज दिया हुआ है। क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं, Cl35 एंड Cl37। जब यहां लिखा जाता है तो सामने लिखते हैं, वरना ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, 2 आइसोटॉप्स हैं जो कि जिनका रेशियो कितना है? विच आर 3:1। तो उसके लिए एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का इसलिए क्लोरीन का। ओके, अब दोनों का आपको मासेस आपको दे रखी हैं, परसेंट रेशियो आपको दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाले का मास आपको दे रखा है कितना है? 35। रेशियो कितना है? 3। दूसरा कितना है? 37। y की वैल्यू कितनी होगी? 1। नीचे आ गया 35, सॉरी 3 + 1। ओके, सॉल्व करोगे ये हो गया 105। 37 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? टोटल करोगे तो कितना हो गया? दैट इज 142। 42 ही हुआ ना? हाँ, 142 डिवाइडेड बाय 4। 4 3 जा 12, बच गया 2। 0 0 का मतलब 20, 20 का मतलब 22। 22 में 4 का कितना जाएगा? 5 टाइम 50, 2 0 20। 20 में कितनी बार जाएगा? तो आंसर कितना आ गया? दैट इज 35.5। गॉट इट? यह आता उसका एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? तो इस तरीके से अपन किसी भी एटम के एवरेज एटॉमिक मास को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। ये भी अपन फटाफट इसको खत्म करते हैं। तीन टर्म अपन आज क्लियर करेंगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। तो दूसरी अपनी टर्म है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की अपन बात करें तो सीधा सा मतलब है, बिल्कुल वही है। जहां पर एक एटम था उसके लिए अपन इसको किसको यूज कर सकते हैं? एक मॉलिक्यूल को। किसको यूज कर सकते हैं अपन? एक मॉलिक्यूल टर्म को यूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपन डेफिनेशन बनाए तो अपन बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, वो मॉलिक्यूलर मास उसके ये देखा जाता है कि वो C12 के 1/12 से कितना टाइम हैवियर है। यानी कि अपन बोल सकते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12, इज हैवियर देन 1/12। C12 का जो 1/12 है उससे वो कितने टाइम हैवियर है, वो क्या कहलाता है? उसका मॉलिक्यूलर
मास, यानी कि सीधा सीधा अपन बोले तो ये अपन लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू, मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या हो जाएगा, जो एक मॉलिक्यूल है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ C12 एटम। C12 के जो है उसके 1/12 के मुकाबले वो कितने टाइम हैवियर होता है। मैथमेटिकली अपन बात करें, मैथमेटिकली अपन बात करें तो मैथमेटिकली जो मॉलिक्यूलर मास है इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, जितने भी एटम है उन सभी के एटॉमिक मासेस का सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस, या एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उन सभी के एटॉमिक, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी के सम से निकाला जाता है। गॉट इट। जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। मान लीजिए अपने को निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अपने को फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास जोड़ दीजिए तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन के तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया 44 यू। यूनिफाइड मास यूनिट वही रहेगी ना, तो दैट इज 44 यूनिफाइड मास। गॉट इट। इसी तरह से मान लीजिए अपने को निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का अपने को मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया C6H12O6, इसका अपने को निकालना है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना है 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, मल्टीप्लाई कीजिए 72, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 96, सम कीजिए 6 4 6 8 10 0 कैरी करके 1 आ गया 10 11 7 18, तो दैट इज 180 यू। कितना आ जाएगा 180 यू। गॉट इट। तो इस तरीके से अपन किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए अगला आता है फॉर्मूला यूनिट मास या फॉर्मूला मास, या यूनिट फॉर्मूला मास जो बोलते हैं वो अपने डिपेंड करता है क्या वर्ड शामिल लिया जाए। तो थर्ड आता है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास है क्या चीज, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं जैसे कि NaCl, CaCl2, FeCl3, ये जो हैं ये हमेशा क्रिस्टल लैटिस यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जैसे अपन NaCl का एक जो क्रिस्टल देखते हैं, क्यूब देखते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ सोडियम और मिलियंस ऑफ क्लोरीन पार्टिकल्स होते हैं। ओके, उस क्यूब की जो एक सिंपलेस्ट जो बोलते हैं, जिसको अपन 12th में आप पढ़ोगे यूनिट सेल जो बोलते हैं, उसके अंदर भी
1 सोडियम 6 क्लोरीन से और 1 क्लोरीन 6 सोडियम के साथ अटैच होता है, तो उनके लिए जो सिंपल फॉर्मूला निकालना इन कंपाउंड्स में, जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन, लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, उनसे 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, उनमें सिंपल फॉर्मूला निकालना, या जैसे अपने लिखा अभी कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, इस तरीके से इनमें पॉसिबल नहीं होता। इनके लिए इनमें जो है कंस्टिट्यूटिंग आयंस का जो सिंपलेस्ट रेशो निकाला जाता है, कंस्टिट्यूटिंग आयंस का जो सिंपलेस्ट रेशो होता है, उसको बोला जाता है उसकी फॉर्मूला यूनिट। तो जैसे अभी अपन ने बात किया, मैंने बोला 6 सोडियम 6 क्लोरीन के साथ कंबाइंड होते हैं, एक सोडियम 6 क्लोरीन से और 1 क्लोरीन 6 सोडियम से, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया 6:6। दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1:1। इसलिए इसका फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं, दैट इज NaCl। तो ये जो उसका सिंपलेस्ट जो फॉर्मूला बना है, जो उसके कंस्टिट्यूटिंग आयंस का जो सिंपलेस्ट रेशियो जो अपना बनता है, उसे कहा जाता है फॉर्मूला यूनिट। द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूटिंग आयंस इज नॉन एज फॉर्मूला यूनिट। और इसी का जो मास होगा, इसी का जो मास लिखेंगे, वो क्या कहलाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास। यानी कि सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं फॉर्मूला यूनिट मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन कंस्टिट्यूटिंग फॉर्मूला यूनिट। उस फॉर्मूला यूनिट का वन कंस्टिट्यूटिंग जो रहेगा वो। जैसे अपन इसकी बात करें तो बाकी वही काम करना है। मॉलिक्यूलर मास का है, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का 35, कंबाइन कर लो तो आपके पास आ जाएगा दैट इज NaCl। गॉट इट। तो ये कुछ मासेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो अपने सिलेबस में है, जिसको अपन ने कंसिडर किया। गॉट इट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके अगर किसी को उनको डाउट हो तो यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप और indirectly on YouTube also. Okay, thank you.